ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य का रास्ता अपनाने से प्राप्त नहीं हो सकता। ये किसने कहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। दायित्वों का बोझ और शिक्षक की गरिमा। आजकल आप देखते हैं कि शिक्षकों को लेकर भी खूब चर्चाएं होती रहती हैं और खबरें भी अजब गजब तरीके आती रहती हैं कि दिल्ली में कुत्तों की गिनती करने के लिए, कुत्तों से रक्षा करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, उनकी ड्यूटी लगा दी गई। तो आप देखिए, एक समय था जब शिक्षक समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता था। आज वही शिक्षक व्यवस्था की हर कमी को पूरा करने वाला सबसे सुविधाजनक संसाधन बनता जा रहा है। सुरक्षा, निगरानी, प्रशासनिक आवश्यकताओं के नाम पर उसे ऐसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं जिनका असल में शिक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जिस बदलाव की अपेक्षा थी, कई बार उसके विपरीत भी हो रहा है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कुछ समय पहले शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को आवारा कुत्तों से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी करने की खबर आई थी। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों को में आवारा कुत्तों की निगरानी तथा उनसे बचाव के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपने की भी खबर थी। औपचारिक रूप से यह व्यवस्था सुरक्षा के उद्देश्य से है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह आदेश एक गहरे और असहज प्रश्न को जन्म देता है। क्या शिक्षकों को इस तरह के या उन अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाना शैक्षणिक दायित्व के अनुरूप है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिक्षण कार्य को बेहद जिम्मेदारी का और गरिमापूर्ण कार्य माना जाता है, मगर क्या गैर शिक्षण कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश शिक्षकों की गरिमा के साथ न्याय करते हैं? यह प्रश्न इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि यह कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सत्यापन, सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, कोविड निगरानी, सामाजिक अभियानों, अन्य अनेक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगाया जाता रहा है। और इन परिस्थितियों में यह बहस स्वाभाविक है कि क्या शिक्षक को अब हर प्रशासनिक दायित्व को पूरा करने वाला सुलभ मानव संसाधन मान लिया गया है। सुरक्षा और संवेदनशीलता जैसे मुद्दों की आड़ में अगर शिक्षक को उसके मूल कार्य यानी पढ़ाने, शोध करने, अकादमिक मार्गदर्शन इत्यादि से नियंत्रण दूर किया जाएगा तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव केवल शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था और समाज के बौद्धिक भविष्य पर भी पड़ेगा। यह सवाल अब केवल आदेश की वैधानिकता का नहीं बल्कि दृष्टिकोण, प्राथमिकता का भी है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि सरकारी शिक्षकों पर बहुत सारे सवाल भी खड़े होते रहते हैं। पढ़ाने को लेकर सरकारी स्कूलों पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। किसी भी राष्ट्र में शिक्षक की गरिमा का क्षरण उस समाज की आत्मबोधहीनता का संकेत होता है। शिक्षक की उपेक्षा किसी एक वर्ग का अपमान नहीं बल्कि वह उस विचार की उपेक्षा होती है कि ज्ञान, विवेक और प्रश्न पूछने की क्षमता किसी समाज के लिए कितनी आवश्यक है। अगर हम शिक्षक को निरंतर ऐसे कार्य करा रहे हैं जो उसकी पेशागत पहचान को धुंधला करते हैं तो यह आत्मचिंतन आवश्यक है। क्या हम अनजाने में शिक्षा को नहीं बल्कि शिक्षक को ही अप्रासंगिक बना रहे हैं? आज जिस सहजता के साथ शिक्षकों को आवारा पशुओं की गिनती, निगरानी, नियंत्रण जैसे कार्यों में लगाने की खबरों को लिया जा रहा है वह किसी साधारण प्रशासनिक निर्णय का परिणाम नहीं है। यह उस मानसिकता का उद्घाटन है जिसमें शिक्षक की भूमिका को क्रमशः गौण और सुविधाजनक उपयोगितावादी बना दिया गया है और जिन कार्यों के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ग्राम पंचायतों में पृथक कर्मचारी विभाग और बजट निर्धारित है, उन्हीं कार्यों के लिए शिक्षकों को खड़ा कर देना यह संकेत देता है कि व्यवस्था की दृष्टि में शिक्षक का समय, श्रम और बौद्धिक क्षमता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती बल्कि शिक्षक अब उस सबसे सस्ता विकल्प बन चुका है। जिस शिक्षक से समाज विवेकशील नागरिक तैयार करने की अपेक्षा करता है उसी को आज यह अप्रत्यक्ष संदेश दिया जा रहा है कि उसका मूल दायित्व पढ़ाना, शोध करना, विचार और प्रश्न गणना
गणना अब प्राथमिकता की सूची में नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी हैं या नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता लगातार क्यों कम होती जा रही है, शोध हो रहा है या नहीं, और इससे अधिक महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि यहाँ जहाँ प्रशासनिक तंत्र अपने किसी कार्य को करने में असफल हो जाए, वहाँ उसकी भरपाई के लिए शिक्षक को आसानी से लगा दिया जाए। यह स्थिति केवल पेशागत गरिमा का हनन नहीं, बल्कि शिक्षा को एक कमतर महत्व की गतिविधि मान लेने की प्रवृत्ति को उजागर करती है। विडंबना यह है कि जिस समाज में शिक्षक को कभी गुरु, आचार्य और राष्ट्र निर्माता कहा गया, उसी समाज में उसे ऐसे बहुउद्देशीय सरकारी श्रमिक समझ लिया गया जिससे बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण और उचित पारितोषिक कि कोई भी काम करवाया जा सकता है। चुनावी ड्यूटी हो, सर्वेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण या फिर सत्यापन हो, हर जगह शिक्षक को आगे कर दिया जाता है। यह धारणा धीरे धीरे स्थापित की जा रही है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलताओं को ढूंढने वाला एक आज्ञाकारी माध्यम है। और इस दृष्टिकोण में शिक्षक की पहचान बौद्धिक पूंजी के रूप में नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन के सुलभ संसाधन के रूप में होती जा रही है। तो सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इस निरंतर अपमान के बीच शिक्षक समुदाय की चुप्पी स्वयं ही एक सवाल बन चुकी। यह चुप्पी केवल व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि उपेक्षा के साथ समझौता कर लेने की आदत का संकेत भी है। जब शिक्षक अपने सम्मान के सवाल पर मौन साध लेता है, तब समाज और व्यवस्था दोनों यह मान लेते हैं कि यह स्थिति न केवल स्वीकार है, बल्कि स्थायी भी है। यहीं से शिक्षा के क्षरण की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। यदि हम विकसित देशों की ओर दृष्टि डालें तो हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। फिनलैंड में शिक्षक बनना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहां शिक्षक को गैर शैक्षणिक सरकारी कार्यों में लगाना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि वहां पर राज्य यह समझता है कि शिक्षा का समय सीधे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा है। और इसी प्रकार जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में शिक्षक न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत सम्मानित है। वह शिक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह व्यवस्था की कमियों की भरपाई करे, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों की क्षमता, अनुशासन और नवाचार को आकार दे। और इन देशों की प्रगति किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि उस स्पष्ट समझ का परिणाम है जो यह मानती है कि शिक्षक को यदि कक्षा से हटाया गया तो राष्ट्र दिशा से भटक जाएगा। और वहां शिक्षकों से पशुओं की गणना और निगरानी नहीं करवाई जाती, बल्कि संभावनाओं की गिनती करवाई जाती। और वही यह स्वीकार किया गया कि शिक्षक का अपमान दीर्घकाल में राष्ट्र के लिए एक खतरे का संकेत है। अंततः आप देखिए, यह सवाल किसी एक आदेश, किसी फाइल या फिर किसी विभाग तक सीमित नहीं है, और यह उस बौद्धिक आत्मा का प्रश्न है और जिसे हम राष्ट्र के रूप में गढ़ रहे हैं। और जब शिक्षक से उसका मूल धर्म छीनकर उसे व्यवस्था की असफलताओं का मूक वाहक बना दिया जाता है, तब शिक्षा उपेक्षित ही नहीं होती, बल्कि अज्ञान को संस्थागत वैधता मिल जाती है। क्या कोई समाज सचमुच प्रगति की आकांक्षा कर सकता है जहां शिक्षक कक्षा में नहीं, बल्कि सड़कों पर अन्य कार्य करता हुआ अधिक उपयोगी समझा जाए? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। वक्त बनाम विवेक। तेजी से फैलते उपभोक्तावादी तंत्र के बीच फास्ट कॉमर्स यानी तुरंत सामान हासिल करने या उसकी आपूर्ति करने का तंत्र एक ऐसी आक्रामक व्यवस्था बनकर उभरा है जो सुविधा के नाम पर समाज की संवेदनात्मक परतों, बाजार की स्वाभाविक लय और अर्थव्यवस्था की स्थायी संरचना को भीतर ही भीतर छीन कर रहा है। मनुष्य की आवश्यकताओं की तत्कालिकता में बांधकर यह प्रारूप न केवल हमारी जीवन दृष्टि को उथला बना रहा है, बल्कि पूंजी की एकाधिकारवादी विस्तार को सामाजिक अनिवार्यता के रूप में आरोपित भी कर रहा है। तत्काल आपूर्ति के इस कारोबार का उभार किसी साधारण तकनीकी प्रगति का संकेत भर नहीं है। यह आधुनिक पूंजीवादी संरचना की वह शाखा है जो मानव जीवन को उत्पादन उपभोग की निरंतर दौड़ में धकेलकर उसकी संवेदनशीलता, सामुदायिक आत्मा और उसके आर्थिक विवेक को क्रमशः नष्ट कर रहा है। सुविधा के चकाचौंध भरे आवरण के भीतर छिपी यह व्यवस्था उपभोक्ता को उस बिंदु तक ले जाती है जहां तत्कालिक संतुष्टि को जीवन का मूल मूल्य मान लिया जाता है, और किसी वस्तु की प्राप्ति में अगर कुछ क्षणों का भी विलंब हो जाए तो व्यक्ति उसे व्यक्तिगत असुविधा नहीं, बल्कि जीवन में अस्वीकार्य बाधा समझ बैठता है। और यही वह मनोवैज्ञानिक विकृति है जिसे पूंजीवाद अपने महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए पोषित करता है। एक ऐसा उपभोक्ता जो संयम, प्रतीक्षा, विवेक और स्थानीय संबंधों की गरिमा को भूलकर लगातार अनवरत आवेगपूर्ण खरीदारी के चक्र में फंसा है।
फंसा रहे। और यह तेज रफ्तार प्रणाली स्थानीय बाजारों के लिए एक बेसैली चुनौती बन चुकी है। पुरानी किराना संरचना, छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर प्रणाली और पड़ोस की जीवंत आर्थिक संस्कृति इस व्यवस्थित अतिक्रमण के आगे छीड़ होती जा रही है। तीव्रगामी वाणिज्य की विशाल कंपनियां एल्गोरिदम पर आधारित मूल्य निर्धारण और पूंजी के असीमित संसाधनों के बल पर ऐसे दाम प्रस्तुत करती हैं जिनसे छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते। नतीजतन स्थानीय अर्थव्यवस्था भयावह संकुचन की ओर बढ़ती है। आय के स्रोत केंद्रित होते जाते हैं और समाज का आर्थिक संतुलन टूटने लगता है। उपभोक्ता को सस्ती सुविधाओं का भ्रम मिलता है, मगर वास्तविकता यह है कि वह अपनी ही सामुदायिक आर्थिक सुरक्षा को घाटे के घाट उतार रहा होता है। श्रम के क्षेत्र में भी यह प्रारूप अत्यंत अमानवीय परिस्थितियां निर्मित करता है। मिनटों में आपूर्ति की आकांक्षा सामान पहुंचाने वाले उन कर्मियों का पर असाधारण दबाव डालती है जिनके पास सुरक्षा, स्थायित्व बीमा या फिर सम्मानजनक श्रम नीतियों का न्यूनतम आधार भी नहीं होता है। पूंजीवादी संरचना उनकी थकान, जोखिम, समय और जीवन को एक ऐसे अदृश्य लागत तंत्र में बदल देते हैं और जिसे उपभोक्ता सुविधा के नाम पर सहज ही स्वीकार करता है। और यह वही जटिल पूंजीवादी विडंबना है जहां लाभ का संचय ऊपर केंद्रित होता जाता है और श्रम बोझ नीचे तक धकेल दिया जाता है। तत्काल आपूर्ति का चलन मानव समाज की उन स्वाभाविक प्रक्रियाओं को नष्ट करता है जिसके माध्यम से नस्लें, समुदाय और पड़ोस से अपने भीतर सामाजिक आदान प्रदान, संवाद और सह अस्तित्व की संस्कृति विकसित करते थे। अब मानव संपर्क का स्थान स्क्रीन ले चुकी है। बाजारों की विविधता की जगह विभिन्न ऐप की एकरूपता ने ले ली है और सामुदायिक सहयोग की जगह व्यक्ति की अकेली उपभोग यात्रा ने कब्जा कर लिया है। यह परिवर्तन सभ्यता को गति तो देता है पर गहराई से खाली भी करता है। कारोबार के इस स्वरूप का एक गहन दुष्प्रभाव पर्यावरणीय ह्रास के रूप में सामने आता है। तीव्र आपूर्ति की इस व्यवस्था में साजो सामान की आपूर्ति के सूक्ष्म तंत्र का जो असंगत विस्तार हुआ वह सड़क, जाल, वाहन उपयोग और ईंधन उपभोग के रूप में एक ऐसी आदर्श पर्यावरणीय आपदा रच रहा है और जिसकी कीमत ना वर्तमान उपभोक्ता समझ रहा है और ना ही पूंजी चालित कंपनियां स्वीकार करने को तैयार हैं। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड को लक्ष्य बनाकर चलने वाली डिलीवरी प्रणाली का अर्थ है अनगिनत छोटे पैकेट, असीमित प्लास्टिक, अनवरत वाहनों की आवाजाही, कार्बन उत्सर्जन का बढ़ता दबाव। और यह तरीका जलवायु संवेदनशील देशों, विशेषकर वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। पूंजीवाद का स्वभाव ही यही है कि वह लागत को प्रकृति पर थोपकर लाभ को अपने केंद्र में समेट ले। तीव्र आपूर्ति इसी प्रवृत्ति का वर्तमान और अत्यधिक उग्र रूप है। उपभोक्ताओं को जो त्वरित सुविधा मिलती है उसकी वास्तविक पर्यावरणीय कीमत पृथ्वी आने वाले पीढ़ियों से वसूलेगी। यह सच जितना भयावह है उतना ही अनदेखा भी है। अगर समाज इस प्रणाली की पर्यावरण विरोधी संरचना को ना पहचाने तो वह सुविधा के मोह में अपने पारिस्थितिक भविष्य को दांव पर लगा देगा। और तीव्र आपूर्ति एक ऐसा आधुनिक मिथक बन चुका है जो सुविधा को प्रगति और तत्कालिकता को आधुनिकता का पर्याय बताता है, मगर इस चमकीली सतह के नीचे एक गहरा संरचनात्मक संकट छिपा है। संकुचित होता न्याय स्थानीय बाजार, शोषित होता श्रम, व्यवस्थित रूप से नियंत्रित होता उपभोक्ता और टूटता हुआ सामाजिक ताना बाना। अगर समाज इस स्वरूप को बिना विवेक स्वीकार करता रहा तो वह धीरे धीरे ऐसी आर्थिक नियंत्रणता में फंस जाएगा जहां विकल्प, स्वतंत्रता और समुदाय ये तीनों ही मूल पूंजीवादी मशीनरी के आगे अप्रासंगिक हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए आप लोग। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इसकी PDF आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। त्रासद हादसा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए हादसे में जिस तरह 10 जवानों की जान चली गई वह दुर्गम इलाके में तैनात सुरक्षा बलों के सामने मौजूद बहुस्तरीय जोखिम का ही उदाहरण है। गौरतलब है कि गुरुवार को डोडा में सेना की एक बुलेट प्रूफ वाहन में सवार फौजी लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहे थे। इस बीच खन्नी टॉप के पास वाहन सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वाहन और उसके सवार लोगों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। 10 जवानों की मौत के अलावा 11 अन्य जवान बुरी तरह घायल भी हुए। जाहिर है कि आतंकवाद का सामना करने के क्रम में जानलेवा खतरों और हमलों का सामना करने के अलावा इस घटना से वहां ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षा बलों के सामने एक अतिरिक्त चुनौती का पता चलता है।
यह इलाका अपनी बेहद मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है और वहां सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हमेशा ही जोखिम की स्थिति बनी रहती है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच आतंकवादियों का सामना करना पहले ही एक बड़ी चुनौती रही है और उसमें जब सुरक्षा कारणों से ही सड़कों पर सफर के क्रम में हुए हादसे में जवानों की मौत हो जाती है तो यह वाहन चलाने में हुई मामूली चूक के खतरनाक नतीजों के साथ साथ दुर्गम इलाकों में मौजूद रास्तों के बेहद असुरक्षित होने का सबूत भी है। सवाल है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इलाकों में सड़कों को इस हालत में कैसे छोड़ा गया। किसी वाहन के खाई में गिरने के बाद उसमें सवार लोगों के जिंदा बचने की गुंजाइश बेहद कम होती है। अफसोस की बात यह कि उस समूचे क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने मौजूद अलग अलग जोखिम के समानांतर बचाव के मोर्चे पर शायद पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, वरना हादसे और जोखिम के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील जगहों पर सड़कों के किनारे मजबूत सुरक्षा घेरे या फिर पैराफिट लगाने पर भी भर से पहाड़ी इलाकों में होने वाले हादसों में जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों के दुर्घटना का शिकार होने और जवानों की मौत या उनके घायल होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। वाहन पर से चालक का नियंत्रण खोना एक कारण हो सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में सक्रिय और घुमावदार सड़कों के तीखे मोड़ पर फिसलन का खतरा बना रहता है। ताजा घटना में जिस खन्नी टॉप पर सेना का वाहन हादसे का शिकार हुआ, उस तरह की जगहों पर ऊंचाई और कंकड़ मिट्टी की वजह से फिसलन ज्यादा घातक हो जाती है। खासतौर पर दिसंबर जनवरी के बीच ज्यादा ठंड और बर्फबारी की वजह से सड़क का फिसलन आम रहती है। ऐसी में उन सड़कों से अगर भारी सैन्य वाहन गुजरते हैं तो ऊंचाई वाली जगहों पर कई बार वाहन का नियंत्रण मुश्किल काम होता है, उसमें चूक की आशंका बनी रहती है। हादसों पर लगाम के लिए इलाके में तैनात जवानों को खराब मौसम और परिस्थिति के मुताबिक बेहतर प्रशिक्षण तथा वाहनों के रखरखाव के पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सड़कों के बुनियादी ढांचे पर ठोस काम हो और उसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के इंतजाम किए जाएं, ताकि देश की सुरक्षा और आतंकवाद का सामना करने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के सामने हादसे में जान गंवाने की नौबत न आए। क्रूरता की कड़ियां। ये आप देखेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में रखी जा रही दलीलों से अभी कोई नतीजा भले ही ना निकला हो, लेकिन अदालत ने इस समस्या का ठोस हल निकालने का का साफ संदेश दिया है और इसके बरकस कुछ लोगों को पशुओं के प्रति संवेदनहीनता दर्शाने और कानूनों को ताक पर रखने में हिचक नहीं हो रही है। तो यह मानवीय संवेदना और समझ का पर एक सवालिया निशान है। अगर आवारा कुत्तों की वजह से कोई समस्या पैदा हो रही है तो उससे बचाव के लिए उचित उपाय निकालने के लिए सरकार से मांग करने और अपने स्तर पर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके बजाय अगर कुछ लोगों को कुत्तों को मार डालने जैसे क्रूर रास्ते अपनाना सही लग रहा है तो यह एक बेहद अफसोसजनक स्थिति है। गौरतलब है कि तेलंगाना की याचाराम गांव में बुधवार को कुछ लोगों ने कम से कम 100 कुत्तों को कथित तौर पर जहर देकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक ताजा घटना इस महीने तेलंगाना के कई जिलों में अब तक लगभग 500 आवारा कुत्तों को मार डालने के बाद सामने आई। यह समझना मुश्किल है कि आवारा कुत्तों की टीकाकरण, बंध्याकरण, उन्हें अनुकूल पर्यावास मुहैया कराने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की मांग करने के बजाय लोगों को मानवीय संवेदना के न्यूनतम तकाजों को भी ताक पर रखना क्यों जरूरी लग रहा है। ऐसे लोगों को संभवतः पशु क्रूरता निवारण से जुड़े कानून की भी कोई फिक्र नहीं है, जो जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुंचाने, पीड़ा देने से रोकता है। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है। विडंबना यह है कि आवारा कुत्तों के काटने या इससे जुड़ी अन्य समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार रिहायशी इलाकों से उन्हें हटाने या इस समस्या का हल निकालने को लेकर ज्यादा संवेदनशील नहीं देखती। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने, उनके आक्रामक होते जाने पर पहले ही उपाय कर लिए जाते तो यह समस्या आज इतनी गंभीर नहीं होती जितनी दिख रही है। कुत्तों के काटने से उपजे जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि मनुष्य अपनी बुनियादी संवेदनाओं को ही छोड़ दे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।